अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपकी होस्ट शुगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन की दूसरी तरफ के एक बहुत ही फैमिलियर सा फेस, एक बहुत ही ऐसी शख्सियत जो कि महाराष्ट्र से हमने वो वहाँ से चले, वहाँ पैदा हुए, वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन की और एक छोटे से गांव से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया। और वो जर्नी कैसे शुरू किया, ये हम उनके साथ बातचीत करके देखते हैं। लेकिन आपने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में हमारे इस मेहमान फनकार और अदाकार और सोलिसिटर को देखा है, और यकीनन आपको फेस भी बहुत फैमिलियर लग रहा होगा। जनाब साजिद शेख साहब। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द गिनी चैनल। और बहुत मेहरबानी कि आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपकी मेहरबानी। साजिद साहब, आप हमारे पहले मेहमान हैं जो कि महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे आज। तो मुझे इस बात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसको मैंने टच नहीं किया था, आपकी बदौलत आप हमारे गेस्ट बने और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है, हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। तो आप हमें लेके चलिए जरा अपने उस छोटे से गांव में जहां पैदा हुए, अपना जो आपकी बर्थ प्लेस है वो कैसी जगह थी, वहां पे किस तरह के घर के माहौल में आप पैदा हुए। प्लीज हमें अपनी अर्ली टाइम के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी पैदाइश जो है वो उस गांव का नाम था धारनी। और धारनी जो है ना, एक ऐसी जगह है जो एक महाराष्ट्र में एक एरिया कहलाता है मेलघाट। मेलघाट यानी ये पूरा कंप्लीट जंगल है। और जंगल में यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो जो मेन यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग हैं, एक ट्राइब है, वो उसको कोरकू कहा जाता है। उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका सारा माहौल अलग है बिल्कुल। वो जंगलों में रहना, खेतों में काम करना, इस तरीके के लोग। तो वो ट्राइबल एरिया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अंग्रेजों के जमाने में जब ये होता था कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पनिश करना है, तो उसको धारनी या मेलघाट में पोस्टिंग दी जाती थी, क्योंकि इसको काला पानी कहा जाता था। ये काला पानी जैसे वो एक अंडमान निकोबार हुआ करता था एक जमाने में, उसी तरीके से ये होता था काला पानी। और ये बहुत ही ऐसी पहाड़ियां हैं और बड़ी रिमोट सी जगह है। तो वहां मेरी पैदाइश हुई। और मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मेरे परदादा जिनको कहें, वो लखनऊ से किसी जमाने में वहां शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके कोई और रिश्तेदार वहां पहुंचे, उन्होंने बताया तो वहां चले गए। तो इस तरीके से हमारी जो थी, मेरी जो है वो 4th जनरेशन है वहां पर। और उस जगह मेरी पैदाइश हुई जहां पर एक बहुत ही छोटा सा गांव था, कच्चे मकानात हुआ करते थे। यानी पूरे गांव में जब से मुझे होश है तब से एक कार हुआ करती थी, और एक या दो पक्के मकान थे, बाकी सब कच्चे मकान हुआ करते थे। तो उस तरीके के माहौल में मेरी परवरिश भी हुई। और दूसरी बात, मैंने वहां से हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद में क्योंकि वो ट्राइबल एरिया था, गवर्नमेंट ने स्पेशली वहां पे एक कॉलेज की परमिशन दी, तो वहां कॉलेज शुरू हुआ। और मैं उसमें यानी कि थर्ड ईयर, जब कॉलेज शुरू होने के तीसरे साल में मैं उस कॉलेज में दाखिल हुआ था। तो मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ, कॉमर्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से आपने, इसका मतलब है लैंग्वेज उधर मराठी थी। जाहिर है महाराष्ट्र की लैंग्वेज तो मराठी है ना, तो आप। मैं आपको बताऊं, जी जी जी, देखिए, लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। वो ऐसे है कि जो लोकल लैंग्वेज है वो तो कोरकू लैंग्वेज है, वो टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। जो रहने वाले जो नॉन कोरकू जो लोग थे, वो हिंदी ज्यादा बोलते थे। वो इसलिए कि हम लोग मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे होते थे। बुरहानपुर वहां से मध्य प्रदेश का सबसे नजदीकी शहर था। बुरहानपुर वो शहर है
जहाँ पे शाहजहां ने मुमताज का एक्चुअली बुरहानपुर में हुआ था, और जिस वक्त ताजमहल की तामीर हो रही थी उसको वहीं रखा गया था, उस वक्त उनकी कब्र वहीं थी, और ताजमहल कंप्लीट होने के बाद फिर उनको वहां शिफ्ट किया गया। तो हिंदी का यूज था, और चूंकि हम महाराष्ट्र थे इसलिए एजुकेशन सारे मीडियम से होता था, एजुकेशन सारा मराठी में होता था हम लोग। ठीक तो ये बड़ा मिक्स था हमारा लैंग्वेज का मामला, इसलिए ठीक। मेरी उर्दू आपको बहुत अच्छी नहीं समझ में आएगी। तो नहीं, मुझे समझ आ रही है, मुझे बिकॉज इट्स ऑल हाँ। मतलब मेरी उर्दू इतनी पॉश नहीं है, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रीड राइट, हम्म, लेकिन प्रैक्टिस में अच्छी नहीं। यू माइट सी मराठी हमको बोलनी पड़ती से लेके स्कूल में सारा कुछ मराठी में होता, ठीक पूरी ठीक। लैंग्वेज मराठी हुआ करती स्कूल। ओके ओके। लेकिन यही देखें, यही दिलचस्प बात है ना कि इस तरह से बहुत सारी चीजों के, जैसे आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज शो कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रही हूँ जिन जो कि महाराष्ट्र को की बातें करेंगे, जो मराठी के बारे में बताएंगे, हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताइए, वहां से जब आपने कर ली अपनी ग्रेजुएशन, तो फिर आपका सफर कहाँ पे शुरू हुआ, वहां से फिर आगे आप कहाँ आए? देखिए हुआ ऐसे कि यानी मैं काफी ब्राइट स्टूडेंट था, और मैं जब वहाँ पे 10th पास होने के बाद हमें चूज करना होता था कि हमको किस एरिया में जाना है, हम्म, किस फैकल्टी में जाना है, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। हम्म, तो हुआ ये कि उस वक्त हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब थी और मेरे वालिद साहब बीमार थे, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा कि मैं कॉमर्स या आर्ट्स चूज करूं, क्योंकि वहीं पे वही कॉलेज था। ठीक। तो दैट वाज द रीजन, बट मेरा रीजन आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ इसलिए था कि मेरे वालिद साहब एक जमाने में वो वकील बनना चाहते थे, लॉयर बनना चाहते थे, और चूंकि वो 4 साल की उम्र से ऑर्फन थे, उनके वालिद वालिदा दोनों का इंतकाल जब उनकी उम्र 4 साल की थी उस वक्त हो चुका था। तो जिन लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज को देखते थे या जो इनकी परवरिश कर रहे थे, उन्होंने पीपल मिस यूज द मनी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, सो उन्होंने ये कहा कि हम आपको आगे नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए ही कुड नॉट बिकम अ लॉयर, और वो मैट्रिक के बाद, वो 10th 11th के बाद वो पढ़ नहीं पाए आगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लॉ करूंगा और मैं लॉयर बनूंगा, जस्ट आप टू फुलफिल हिज वन एम्बिशन। उनका जी जो एक ड्रीम था जी अपने लिए, आपने अपने फादर के ड्रीम को लेके आप आगे चले। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जी सबसे पहले तो जी आपका सबसे ज्यादा जो है इम्प्रेसिंग यही एक बात है कि किस तरह से आपके फादर जो हैं वो 4 साल की उम्र में, और ये जो बात आपने की है, इट हैपेंस इन ऑल सोसाइटीज, और ये होता है। उस जमाने में भी था जिस वक्त आपके फादर 4 साल के थे या बड़े हुए, और वो सब चीजें आज के जमाने में भी ये हो रहा है, ये इट्स ह्यूमन नेचर। अच्छा, आपने इस तरह से बताया कि फिर आप जब आए हैं फर्दर, जो आपको क्या उस एक छोटे गांव से आने वाला एक ब्राइट स्टूडेंट, क्या उसको कुछ मुश्किलात आगे जब वो थोड़ी सी बड़ी जगह पे आया, क्या आपको कोई अ, ऐसे इश्यूज जो कि डिस्क्रिमिनेशन के होते हैं, क्या आपको फेस करने पड़े, या बड़ी स्मूथ आपकी आगे लाइफ में? नहीं नहीं देखिए, ये इंसान की एक तरबियत है, प्रेजुडिस जो है वो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, वो चाहे रिलीजियस हो, कोई किसी अलग अलग तरीके की प्रेजुडिस है। तो मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि जब मैं लॉ करने के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, बड़ा शहर था। ठीक। जब मैं वहां गया तो हुआ ये कि वहां पर पहले 6 महीने आप यकीन कीजिए किसी ने मुझे बात तक नहीं की। वो इसलिए कि वो कहते थे कि ये एक आदिवासी है, ये ट्राइबल एरिया का पिछड़ी जगह है, और खेड़े का, गांव को खेड़ा कहता है वहां, ये छोटे से गांव से आया तो इसको क्या, ये नथिंग, तो इग्नोर किया। तो जाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगा। हुआ ऐसे कि एक दूसरा एक एक स्टूडेंट ऐसा था जो जो सबको बुरा सीधा सीधा बोलता था, उसके मुंह पे
बड़ा क्या कहना जिसको कि साफ गोई से बात करने वाला, तो उसको कोई पसंद नहीं करता, उससे भी कोई बात नहीं करते थे। तो ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। तो इस तरीके से पहले 6 महीने मेरे बड़े मुश्किल से गुजरे। फिर ये हुआ कि वहां पर साल में दिसंबर के वक्त कॉलेजेस में एनुअल सोशल गैदरिंग होता है। उसमें अलग तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं, ड्रामास होते हैं, दुनिया भर के अलग अलग वो फंक्शंस होते हैं। तो मैंने सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी किया, और खुदा की फजल से और मेरे वालिद साहब की तरबियत या उनकी जो सीख थी, उसकी वजह से मैं हर चीज में मुझे प्राइजेस मिले। जैसे डिबेट कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन जो मुशायरे का प्रोग्राम, फर्स्ट प्राइज मिला। फिर लॉ का एक मूट कोर्ट होता है, ड्रामा होता है, जिसमें कोर्ट को इनेक्ट किया जाता है, उसमें प्राइज मिला। सारी चीजों में मुझे फर्स्ट प्राइज, जहां भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो तब जाके उन लोगों ने नोटिस किया कि यार इसको हमने गलत किया इसके साथ, ये इसमें कुछ बात है। फिर उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया उस वक्त। और फिर जब फर्स्ट ईयर की एग्जाम हुई और जब रिजल्ट आया, तो मैं टॉप 10 में था, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में मेरे मार्क्स थे। एक्सक्यूज मी। तब उन्होंने मुझे फुली एक्सेप्ट किया, एंड देन दे ऑल बिकम माय फ्रेंड। तो वो आज तक मेरे दोस्त थे। और मैंने आई नेवर केप्ट एनी ग्रज अगेंस्ट देम, क्योंकि यू नो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखा के भेजा था कि नेवर keep grudge against anybody. If anybody is doing something wrong, or they are discriminatory, or they are prejudicial, it is their ignorance, it is not a reflection on you. So try and educate them if you can. और उनके साथ आप अच्छा रिस्पॉन्स दे उनको, ताकि दे विल अंडरस्टैंड यू। इस तरह से ऐसे हुआ वहाँ। हाँ जी, इस तरह से आपने अपने आप को मना लिया। अच्छा ये बताइए कि ये आपको, मैं बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में अभी, जैसे हमने पहले स्लाइड शो भी चलाया आपके लिए, तो उसमें आपको फिर ये एक्टिंग का शौक जो है वो तभी का यूनिवर्सिटी से आपका स्टार्ट हुआ? किस तरह से आप एक्टिंग की तरफ भी आ गए? नहीं, ये एक्टिंग शौक मुझे धारनी, जो मेरा गांव है, वहां के कॉलेज में पहली दफा मैंने एक्टिंग की थी जब मेरी उम्र 16 या 17 साल की, 17 साल की। उस वक्त फर्स्ट टाइम एक्टिंग की थी। और एक्टिंग की वजह ऐसी थी, मैं बताऊं आपको, कि मेरे वालिद साहब को फिल्मों का बड़ा शौक था। वो इतना शौक था कि उन्होंने उस छोटे सी जगह पे एक सिनेमा बनाया और एक सिनेमा शुरू किया था। वो इसलिए उन्होंने शुरू किया था कि एक तो उनको शौक भी था, दूसरा जो वहां के जो आदिवासी लोग जिनको कहते हैं ट्राइबल जो थे, उन लोगों के पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ शराब पीना था, और कोई दूसरा एंटरटेनमेंट उनके पास था नहीं। तो उनको डिस्ट्रैक्ट करके शराब से दूर लाकर और उनको कोई एंटरटेनमेंट दिया जाए, इस बिना पर उन्होंने उस सिनेमा को शुरू किया था। तो ये दो वजह से, और फिर उनको खुद को शौक था, ही वाज अ बिग फैन ऑफ दिलीप कुमार एंड राज कपूर एंड यू नो ऑल द गुड। और उस जमाने में फिल्में भी बड़ी अच्छी हो बना करती थी माशाल्लाह। तो जब उस वजह से मुझे, और मैं क्योंकि सिनेमा हमारे घर में ही था, हम सिनेमा को ऑन करते थे, तो मुझे भी बड़ा शौक, क्योंकि उस जमाने में पता नहीं आपको कि छोटी सी जगहों पर सिनेमा जो होता था, दैट वाज द मोस्ट ग्लैमरस थिंग टू एवर। तो जो फिल्म स्टार्स होते थे उनको बड़ा ग्लैमरस माना जाता था। और छोटी सी जगह पे क्योंकि हम सिनेमा चलाते थे, इसलिए हम भी थोड़े से सेलिब्रिटी बन गए थे वहां पर बिना कुछ किए। तो लोग हमको पूछते थे कि भाई आप कौन सी फिल्म ला कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो वो इस तरीके से शौक पैदा हुआ, और वो फिर बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत एक्टिंग की, बहुत ड्रामास किए। ड्रामास मैंने डायरेक्ट भी किए कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वक्त में, उसके बाद भी एक्टिंग भी की। और फिर ये हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे, मेरे जहन में ये बात आई कि अगर मेरे गांव में, मेरे ही सिनेमा में, हमारे ही स्क्रीन पे कोई फिल्म चले और उस पे मैं 1 मिनट के लिए भी आता हूँ, 2 मिनट के लिए भी आता हूँ, तो दैट विल बी फैंटास्टिक। और मेरे वालिद साहब इस बात से बड़े खुश होंगे। ये सोच की वजह से
फिर वो जो कि मैं यहाँ आ चुका था उस वक्त, और यहाँ आने के बाद में मेरी पहचान बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हुई, बड़े लोगों से हुई। फिर बॉलीवुड में मेरे कई फ्रेंड्स बन गए, जी बहुत सारे दोस्त बन गए। जी तो फिर उसी बिना पर ऐसे हुआ कि फिर मैंने शुरू में सबसे पहले एक फिल्म थी, हिंदी फिल्म में काम किया था। वो बड़ा 4-5 मिनट का रोल था, वो जी जी 5-6 मिनट का रोल। जी उस फिल्म का नाम था लो मैं आ गया। वो मेरे एक फ्रेंड थे महेश कोठारे, इज अ फेमस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री। हम्म, उन्होंने पहली फिल्म हिंदी में बनाई। ठीक तो उन्होंने मुझसे कहा यार एक एक रोल तुम करो इसमें। तो हम्म, मैंने किया उसमें फिर। और हम्म, फिर उसके बाद मैंने मराठी फिल्मों में काम किया, जो लोकल लैंग्वेज है हमारे महाराष्ट्र की। क्योंकि हम्म, मराठी सिनेमा जो है ना, ये बहुत उम्दा किस्म का सिनेमा है, यानी उसका स्टैंडर्ड हमेशा से बड़ा अच्छा रहा। बहुत इट्स अच्छा वेरी स्टैंडर्ड है जी वेरी एंटरटेनिंग, वेरी आर्टिस्टिक। मराठी फिल्में और मराठी ड्रामास बहुत ही अच्छे बनते थे। तो मैंने मराठी फिल्मों में काम किया। एक फिल्म में मैं मेन लीड एक्टर का काम किया, एक फिल्म में मैं मेन विलन का काम किया, एक फिल्म किसी फिल्म में मैं बैंक मैनेजर बना, कहीं कुछ बना। और फिर इस तरीके से कुछ फिर बाद में हिंदी कुछ फिल्मों में काम किया। इन्होंने सिर्फ मेरे वालिद साहब को मुझे खुश करना था। और हाँ उसकी एक और वजह मैं आपको बता दूं। जी जब जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया, जी तो मेरे वालिद साहब मुझसे बड़े नाराज थे, बहुत नाराज थे, 10 साल तक नाराज रहे। अच्छा वो इस बिना पर नाराज रहे हैं कि उनका ये कहना था कि तुमने इस मिट्टी में जन्म लिया, इस मिट्टी में खाया पिया, इस मिट्टी में यहाँ की गवर्नमेंट ने तुमको फैसिलिटीज दी, तुम पढ़े लिखे, और अब तुम जाके दूसरों को सर्व करोगे। तो यू हाँ आर नॉट अ पैट्रियट, तुम देश के, वहाँ एक वर्ड, देश के गद्दार हो। हाँ ही वाज सो एंग्री विद मी। हाँ, और दूसरी वजह जो मेरी समझ में आती थी पर्सनल, ये तो एक एक मेन वजह थी, लेकिन इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि मेरे वालिद साहब 4 साल की उम्र से वो हाँ, ऑर्फन थे, उनका कोई नहीं रहा। और हम्म, फिर ये होने के बाद में उनको अपनी वाइफ मिली, अपने बच्चे मिले, अपनी फैमिली मिली। तो ही वांटेड एवरीबॉडी टू बी क्लोज टू हिम, क्लोज टू हिम बिकॉज यस हाँ, ये बड़े मुश्किल से उनको ये हाँ चीज मिली थी अपनी जिंदगी में। तो सही इसको वो अपने से दूर नहीं देखना चाहते थे। फिर दूसरा एक और रीजन था कि उस जमाने में, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, आपको भी, आप भी शायद आपने सुना होगा या महसूस किया होगा कि एक बार जो इंग्लैंड आ जाते थे, वो 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल वापस एग्जैक्टली नहीं हाँ जाते, जी सही या कह जा नहीं पाते थे। हाँ, क्योंकि कई लोगों की मजबूरी की वजह से नहीं जा पाते थे, कई लोग कोई और वजह से नहीं जा पाते हो। तो हम्म, उनको ये लगा कि ये एक बार जाएगा तो ये अब उधर का हो जाएगा, अगर हमारा कुछ नहीं रहेगा इसमें। हम्म, हाँ, तो इसलिए वो मुझसे नाराज थे, तो उनको खुश करने का एक ये तरीका था। लेकिन मैंने ये किया कि मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुआ, हम्म, तो हर साल दिसंबर में मैं उनके पास जाता था, हर साल बिना बिना नागा की। देखिए, मैं मार्च 91 में यहाँ आया, ठीक और मैं दिसंबर 1991 में उनसे मिलने गया वापस, ओ उसी साल 9 महीने में। और ठीक उसके लिए मुझे यहाँ पे 3 जॉब करने पड़ते थे, 3 जॉब ठीक करता था मैं। अच्छा लेकिन मुझे अपना आपने साजिद साहब जैसे आपने ये कैसे इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने ले लिया कि जबकि आप बहुत अपने वालिद के ख्वाब लेके चलने वाला एक बेटा था इतना क्लोज इतना रिस्पेक्टफुल इतना उनके मतलब एक बाप के ख्वाब को पूरा करने की ख्वाहिश और खुशी एक ये एक डिफरेंट ही ऑरा है आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मेरे अपने अंदर अपने फादर के लिए जो चीज है मैं उनके ही ख्वाब को लेके ये चल रही हूँ या उनके नाम को याद करने के लिए ये धिमी टीवी भी बनाया है तो आपने फिर कैसे वो इनिशिएटिव लिया कि उधर से इंडिया से आप इंग्लैंड आ गए क्या जहन में था आपके देखिए, मैं बताऊं आपको कि मेरा मुझे जो मुश्किल वहां आई मेरे सामने, वो ये आई कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की और मैं वकालत करना शुरू किया, वहां पर वकीली करने लगा, तो एक उस जमाने में एक बड़ा बहुत ही खराब प्रॉब्लम था जुडिशरी में, वो ये कि 60-70% जजेस जो थे वो करप्ट हुआ करते थे। हाँ मतलब ये पैसे ले लिया, उसके में फेवर में फैसला दे दिया, और वो चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी कि मैं बड़ा उसूल प्रिंसिपल आदमी का था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी के
चलते हुए एक मॉरल को फॉलो करते अपनी जिंदगी जिसने गुजारी, तो मुझसे वो बर्दाश्त होता था। मेरी बड़ी लड़ाई होती थी, यानी मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा वाहिद शख्स हूँ कि मैंने खुली कोर्ट में जजेस को गालियां दी, ओपन कोर्ट में उन्हीं के सामने वहीं खड़े हुए। उससे मैं इतना गुस्से में, हाउ कैन डू दिस, आपको दिस इज फ्रस्ट्रेशन कोई फ्रस्ट्रेशन डिसीजन होती अगर, है। हाँ हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता था। तो मुझे ये लगा कि या तो मैं वकालत छोड़ दूं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं, या कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पर ये प्रॉब्लम मेरे सामने ना हो। इसलिए मुझे मैंने ये फैसला किया कि ठीक है, मैं लंदन यूके आता हूँ और यहाँ पर 2 साल 3 साल रह के बार अटॉप वगैरह कुछ करके फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज ले लूंगा और फिर वापस जाके बॉम्बे में मैं हाई कोर्ट लेवल पे प्रैक्टिस करूंगा, ताकि वहाँ हाई कोर्ट में करप्शन इस तरीके का नहीं था वहाँ इतना, यानी वो बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था हाई कोर्ट से। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए इतनी कम उम्र में कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन करना जरूरी था। तो उसमें मैं यहाँ आया, और फिर यहाँ आने के बाद में फिर वो और बहुत से प्रॉब्लम्स आए, और फिर वो एक जिद अंदर आती गई, और फिर मैं कभी वो जिद को पूरा करने के उसमें मैं वापस जा ही नहीं पाया। अच्छा, आप जरूर वो मेंशन करें प्लीज, जो जिद आपको आई और किस तरह से आपने यहाँ यूके के सिस्टम में यहाँ आके जो आपने एक एक आदिवासी बच्चा वो जवान हुआ, उसने वहां का सिस्टम देखा, एक असूल भरी और जिंदगी, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं उन सारे ही यूथ के लिए जो कि असूल परस्त और एक कमिटमेंट वाले एक बच्चे हैं, और इंक्लूडिंग कि आप जब यूके में आए तो यहाँ जो आपको फेस करना पड़ा और इस सिस्टम ने आपको कैसे, पहले आप उनके साथ जिद में लड़े और फिर कैसे आपने अपना आप मनवाया, प्लीज वो भी आप जरूर हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ के बाद फिर वो एक प्रेजुडिस जो है वो कहीं पीछे आपका छोड़ती नहीं, कोई भी एक यानी एक आइडिया होती है, प्री कंसीव्ड आइडियाज जिसको कहते हैं, हाँ जी। और दूसरा एक प्रेजुडिस होती है। तो हुआ ऐसे कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा कि अब मैं लीगल फील्ड में कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं, ताकि अपना मेंटेनेंस भी हो और कुछ आगे पढ़ाई करना शुरू करूं। तो जब मैंने उसकी रिसर्च की तो मुझे ये समझ में आया कि to become a bar at law, it would be easier if I first qualify as a solicitor and then convert to a barrister, ताकि मैं अपना जो मोटो था वो कंप्लीट करके वापस चला जाऊं। अब सोलिसिटर अगर मुझे बनना है तो वो उसके क्या रूट्स हैं, तो मैंने कंप्लीट रिसर्च की, वो पूरी रिसर्च मैंने की, बिकॉज आई वाज अ प्रॉपरली ट्रेन्ड लॉयर। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने उन टीचर्स का या गुरु जो थे मेरे, जिन लोगों ने मुझे लॉ की ट्रेनिंग दी या पढ़ाया या जिनके साथ मैंने सीखा। तो मैंने बेसिक से एक एक लॉ को समझ के पढ़ के फिर मुझे ये समझ में आया कि एक ऐसा रेगुलेशन है जिसके तहत अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं बहुत कम वक्त में और एक एग्जाम देने के बाद यहाँ एज ए सोलिसिटर काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने फिर लॉ सोसाइटी को कांटेक्ट किया, एक एप्लीकेशन दी। अब हुआ है कि उन्होंने वो एप्लीकेशन जाने के बाद में फौरन ही 7-8 दिन में ही, विद इन अ वीक, उन्होंने रिप्लाई भेज दिया कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, क्योंकि हमने इंडिया के उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हम यहाँ पर। इतना करके उन्होंने भेज दिया। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अभी मैंने तो लॉ, इनका जो रेगुलेशन है, जो लॉ, उसको देखा, उसको पढ़ा, उसको समझा और उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन की। तो मैंने फिर उनको वापस लिखा। मैंने कहा देखिए मैं आपको, वो जो रेगुलेशन था उसका नाम है क्वालिफाइड लॉयर्स ट्रांसफर रेगुलेशन। किसी दूसरे कंट्री में या जुरिस्डिक्शन में कोई क्वालिफाइड है तो वो यहाँ कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसमें प्रोविजन जो थी वो ये थी कि अगर लॉयर्स, overseas lawyers, overseas solicitors, lawyers, attorneys, or any other person
entitled to practice law in the jurisdiction mentioned in the schedule in this regulation. रेगुलेशन जो स्केड्यूल जो कंट्रीज के जो jurisdiction है, अगर आप वहां से हैं, वहां की डिफाइड अंडर दिस रेगुलेशन आप ट्रांसफर करते हैं, और उस रेगुलेशन में हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे था। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इज वन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस, और मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं साल प्रैक्टिस किया था ऑलरेडी यहाँ आने से पहले। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच पूरा होता है हमारे अमरावती, जहाँ मैं करता था वहां नजदीक था, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत स्टेट है, तो हाई कोर्ट की 3 जगह होती है। एक जो एक बड़ा शहर के कोर्ट में मैंने उनको मैं रेगुलेशन है, इसकी डेफिनेशन तरीके से आए, उन्होंने भी जवाब दिया कि we understand what but in the past we accepted from India। तो मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा आप लॉ सोसाइटी, आप ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज इंटरनेट जो है थोड़ा गेम्स प्ले कर रहे हैं। जनाब साजिद साहब आप आगे, इंटरनेट दोबारा कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं ये आंख में चोली चलती है हमारे साथ। जी कैरी ऑन। जी सर। तो उन्होंने ये उनसे उनको लिखा लॉ सोसाइटी, देखिए आप लॉ का प्रोफेशन, आप पूरे प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं, और आप एक लेमैन की तरह बात कर रहे हैं, एक अनाड़ी आदमी की तरह बात कर रहे हैं। फर्स्ट में ये नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे। No, no, I said it doesn't work like that. What your regulation says. और मैंने कहा आपके रेगुलेशन की हर चीज को मैं फुलफिल करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ एडवोकेट थे, यहाँ पर हमने लिखा है ओवरसीज सॉलिसिटर, एडवोकेट वर्ड नहीं। मैंने कहा फिर आप अनाड़ी जैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी डेफिनेशन, आपका प्रोविजन देखिए, उसमें ही लिखा हुआ है कि ओवरसीज सॉलिसिटर मींस अ सॉलिसिटर, अ लीगल एजेंट, अटॉर्नी और एनी अदर person entitled to practice law in this jurisdiction in this court। तो मैंने कहा any other person में आप मुझे ले लीजिए, I am an advocate। और मैंने कहा एडवोकेट आपके सॉलिसिटर से ज्यादा क्वालिफाइड होता है, वो इसलिए कि सॉलिसिटर जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपीयर नहीं हो सकता, क्राउन कोर्ट, काउंटी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। हम वहां पर हम क्लाइंट से भी मिलते हैं, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस भी लेती हूँ, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक हम अपीयर हो सकते हैं। तो आई एम बेटर देन यूर सॉलिसिटर हियर। तो फिर उन्होंने एक बात अच्छी मैं बता दूं लॉ सोसाइटी की, उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 या 3 हजार लोगों को लिखा जिनको उन्होंने पास्ट में रिफ्यूज किया था। उनको लिखा है कि भाई ये साजिश की केस में हमको ये रियलाइज हुआ कि वी रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन बाय मिस्टेक। तो वो उन्होंने उन सबको इनवाइट किया कि आप दोबारा अप्लाई कीजिए। तो मुझे उस जमाने में कुछ 400 या 500 खत आए थे लोगों के थैंक यू बोलने के लिए। आप देखिए बट आई एम साजिद साहब, आपने मतलब बहुत सारे और लोगों का भी एक अपना केस लड़ने के साथ आपने कितने और लोगों का भला हुआ, और ये भी क्रेडिट गोज टू लॉ सोसाइटी एज वेल कि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। वरना आप देखें ना कि ये भी एक बहुत एक बात है एक्सेप्ट करने की भी। सो वेयर यू स्टैंड नाउ, आपका अगर हम सारा जर्नी देखें, हाउ यू फील नाउ? No, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है यहाँ पर, और जिस तरह की मेरी सोच या मेरी सीख मुझे दी गई थी, मैंने वकालत जो है वो पैसे के लिए कभी नहीं की। मेरी वकालत करने का यानी जो एम होता था वो ये कि कोई शख्स आपके पास आया है, उसको एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बेहद तकलीफ में है, और आपको खुदा ने या खुदा के फजल से आपके पास ये एबिलिटी है कि आप उसका वो प्रॉब्लम जो है उसको आप दूर कर सकते हैं, और उसको
जिंदगी में एक खुशी महसूस करवा सकते हैं, तो उस बिना पर मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन खुदा के फजल से मैं आपको बताऊं कि अगर आप पैसे के पीछे ना दौड़े और सिर्फ किसी की मदद करने के हिसाब से अगर आप वकालत करते हैं, तो पैसे की कमी आपको कभी नहीं होगी। वो इसलिए कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आपका नाम जो है ना आगे चला जाता है। आपका एक हैप्पी क्लाइंट जो है, वो जिंदगी में आपको 66 नए क्लाइंट भिजवाता है, क्योंकि वो जितने लोगों को बोलेगा, दिस इज द सर्वे फ्रॉम द लॉ सोसाइटी, कि वन हैप्पी क्लाइंट विल सेंड यू बैक 66 मोर क्लाइंट्स। और फिर आप 66 को मल्टीप्लाई 66 से कीजिए, तो वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और खुदा की फजल से मैंने अपनी खुद की फर्म, मैं 96 से अपनी फर्म चला रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अब तो खैर माय एनर्जी लेवल इज मच डाउन, लेकिन बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम आपका एनर्जी लेवल अभी भी बहुत है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किया। ऑनेस्टली, कि कितना आपने अभी जो आप बात कर रहे हैं, आई 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 टोटली अंडरस्टैंड, आई डू बिलीव ऑन दिस फिलॉसफी। क्योंकि ये जो है, ये जो आपने कहा है कि पैसे के पीछे, देखिए बहुत सारे हमारे लोग हैं, हमारे और बहुत सारी सोसाइटी में ओवरऑल इन द वर्ल्ड, लोग, एक चीज है कि आप सेल्फ इंटरेस्ट और अपने सेल्फ इंटरेस्ट और मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू के से या कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से उन चीजों को देखते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी कॉज के साथ और सर्विस टू अदर्स के लिए, जैसे आपने कहा कि कोई एक बंदा आपके पास आता है, उसको कोई प्रॉब्लम होता है, आप उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जस्ट टू गिव द हैप्पीनेस, क्योंकि आपने, आपकी तरबियत, आपकी सोच, आपकी फिलॉसफी, आपके फादर का जो आपने वो देखा, वो सब चीजें आप अभी तक लेके जा रहे हैं और आपको खुदा ने नवाजा भी बहुत। तो इसी तरह मैं, मेरा जो असल, जो मेरा मकसद है, जो मिशन है, हम लोग अगर अपने ही फेलो बीइंग्स को फैसिलिटेट करने के लिए, खुशी देने के लिए, और या फिर उनको कोई हेल्प आउट करने के लिए कोई काम करेंगे, तो पैसा खुद ब खुद आ जाता है, अच्छी फेम खुद ब खुद आ जाती है, असल जो चीज है। और हमारा क्योंकि मैं ढूंढती ही ऐसी पर्सनालिटीज को हूँ, जैसे जिनका कोई पेरेंट्स के साथ कोई मिशन है, कोई सर्विस टू अदर्स है, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटीज है। आपकी जाते जाते एक जरूरी बात में ये कि आप तो एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एडमिनिस्ट्रेटर, मोर देन दिस, जो आपकी लॉ फर्म है वो तो आप काम कर ही रहे हैं। वो जो स्कूल आपने खोला हुआ है अपने गांव में, और आज भी आप लेट वहीद शेख उर्दू जूनियर कॉलेज जो खोला हुआ है, उसके बारे में बताइए, ताकि हमारे नाजरीन देखिए को पता चले। देखिए उसका वो ऐसे हुआ, मैं बता दूं आपको कि हमारे गांव में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। जी, मतलब यूं समझिए आपके 40% मुस्लिम्स, 50% मुस्लिम्स, 50% हिंदूज, इस तरह की कॉम्बिनेशन था। सही। लेकिन सारे बच्चे जो है वो हिस्टोरिकली हम लोग सब मराठी मीडियम में पढ़ते थे। फिर जी, एक जमाने में गवर्नमेंट ने वहां पर उर्दू स्कूल शुरू की, जी, पहले स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। हम्म, तो कई मुस्लिम लोग जो थे, खास तौर से गरीब तबके के, वो अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में भेजते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था, और ये उर्दू स्कूल तकरीबन 40 साल से है वहां पर, 30-35 साल से था वहां। लेकिन 10th के बाद उनको आगे पढ़ना, उनको 11th 12th यानी जो ए लेवल जिसको हम यहाँ कहते जी, हैं, जी, 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 GCSE के बाद जी, आगे पढ़ना है, तो उनको उर्दू मीडियम लेना है। तो उर्दू मीडियम से उसके लिए या तो 100 माइल्स एक तरफ जाना पड़ेगा जहां पे आपको मिलेगा, या दूसरी तरफ 100 माइल्स। उसके पहले कहीं कोई उर्दू कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस नहीं थे। तो जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया कि भाई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से खास तौर से बच्चियों का बड़ा प्रॉब्लम था, लड़कियों को। वो हम्म, ऐसा कि
एक तो गरीब लोग हैं ये, वो अपने बच्चों को किसी दूसरी जगह भेजकर उसका खर्च वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खास तौर से लड़कियों को तो 17 की 15 16 की अगर एज की लड़कियां हैं तो वो चाहती नहीं थे कि वो किसी और जगह भेजे बच्ची को, क्योंकि किसके भरोसे भेजे, कहाँ भेजे। तो मुस्लिम बच्चे जो थे वो उसके आगे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने ये कॉलेज शुरू किया, 2014 में शुरू किया, अपने वालिद साहब के नाम पे शुरू किया, और तब से इसको हमने सेल्फ फंडेड, इट्स टोटली सेल्फ फंडेड बाय मी। हमने कहीं किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कहीं और गवर्नमेंट से भी कोई ग्रांट हमने नहीं लिए, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बल्कि इन्हें जो एकेडमिक एजुकेशन के अलावा हम उनको सही एजुकेशन देते हैं। मतलब कि भाई जिंदगी क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, मजहब क्या है, रिलीजन क्या है, और आपने किस तरह से बिहेव करना चाहिए। यानी हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे वालिद साहब की सोच थी, जो उनका मोटो रहा जिंदगी में। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हीरो जो है वो मेरे वालिद साहब रहे हैं। ही वॉज सच अ वंडरफुल एंड उनका इतना रिस्पेक्ट था उनका, कि मैं आपको बता दूं कि छोटा बड़ा कोई भी हो, वो पूरी दुनिया उनको भाईजान कहती थी। और ये बात उनकी ये बात फेमस थी कि इनके होंठों से, इनकी जुबान से निकले के लफ्ज जो है वो ऐसे समझिए कि स्टोन में लिखा है, क्योंकि ये इंसान कभी बात करता ही नहीं, और बहुत इंसाफ पसंद है, बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद। मैं आपकी, जब मैं बचपन से लेके हर रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे हमारे घर में कोबा करती थी कि कहीं भी कोई डिस्प्यूट हो, हमारे गांव में नहीं, गांव के अतराफ में, ये बहुत बड़ा एरिया है मेलघाट का, तो आजू बाजू के सारे गांव, छोटे मोटे, बहुत बड़ा एरिया है, कहीं कोई डिस्प्यूट हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, तो वो सारे जो केसेस है वो ना पुलिस स्टेशन में जाते थे, ना कोर्ट्स में जाते थे, वो हमारे वालिद साहब के पास आते थे। क्या बात, इस बिना पर कि ये जो फैसला करेंगे ये सही फैसला करेंगे। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि जो मैं तो हर केस में मैं बैठ के सुनता था, एक कोर्ट में बैठ के, बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे वालिद साहब जब सुनते थे और सुनते इस तरीके से उन लोगों से इंटरेक्ट करते थे, मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। तो जब उनका फैसला होता था तो वो फैसले के बाद में ये चीज मैं आपको बता दूं, बहुत आज तक मैं सरप्राइज हूं इससे, कि जो हारता था वो खुश होके जाता था जिसके खिलाफ फैसला दिया। वो इसलिए कि हमारे वालिद साहब जो रीजनिंग देते थे वो इतने अच्छे रीजनिंग थे कि ऐसे लगता था जैसे ये कोई कोई ऊपर से आए हुए लफ्ज हैं, और यानी स्टोन में सेट है बिल्कुल। तो गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, बड़े से बड़ा आदमी जो उनकी बात से खुश होके जाता। तो I'm really lucky, यानी I'm nothing without my father। वो उनकी परवरिश का ये नतीजा हुआ कि I became capable of fighting any war। मैं सारी दुनिया से जीत सका उनकी परवरिश की वजह से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऐसे रोल मॉडल फादर्स बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, अल्लाह उनको उनके दर्जे बहुत बुलंद करेगा। यकीनन वो एक बहुत अच्छी जगह पे, जो शख्स अपने इंसानों के दिलों में है उससे बढ़ के और क्या। और फिर आपने जिस तरह से अपने फादर के ड्रीम को आप लेके चले और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से आपका भी बहुत नेक नामी। और जिस तरह से जिस रेफरेंस से आप हमें भी मिले और जिस तरह से आपको हमने डिस्कवर किया आज के शो में, यू आर एन अमेजिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल मॉडल ह्यूमन बीइंग। और आपको हम लेके भी इसीलिए आए हैं कि हमारी कोशिश होगी कि हम सब मिलजुल के एक ऐसे ही हमारी यूथ तैयार हो, ऐसे ही सच्चाई का और अच्छे जो हमारे जो वैल्यू सिस्टम और जो अच्छे एथिक्स हैं उनके साथ इस दुनिया में हम जी सकें, ताकि हम कह सकें कि हम वी आर प्राउड टू बी द सन ऑफ माय फादर, आई एम प्राउड टू बी द डॉटर ऑफ माय फादर।
और ऐसे बहुत सारे और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं। थैंक यू सो मच साजिद जी, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बहुत 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 शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे बातचीत की। और इसी नोट पे जो अभी आपने कहा, इस पे मैं एक दो लाइनें कह दूं कि श्योर। एक इंडिया में एक बहुत मशहूर पोएट, बड़ी फिल्मों में भी गाने वाने लिखे हैं, बड़े बहुत अच्छे थे। वो उन्होंने उनकी दो लाइनें बता दो कि इरशाद। वो कहते हैं कि मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, स्वर्ग यानी जन्नत। जन्नत। मैं बनाना चाहता स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, वाह। उस नगर की हर डगर तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो हाँ, ये अगर हमारा मोटो रहा तो इंशाल्लाह यहीं पे बहुत सुकून और फिर हम एक खुले दिल से और अपना सर ऊंचा करके खुदा के सामने जा सकेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। सही कह बहुत बहुत शुक्रिया, रहे। थैंक बहुत यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत। खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।